दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के बायो का अगला लेसन और उसका नाम है पौधों को जानिए। इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो पॉइंट्स आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पेज वाइज हम लोग चलेंगे। जैसे पहले पेज में, वैसे इस पूरे अध्याय में पौधों के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है उस पर चर्चा की गई है कि पौधे के कितने भाग होते हैं, जैसे तना है, पत्ती है, फूल है, ये सब चीज़ें, जड़ें हैं, उनमें पानी का और जो खनिज हैं और जो भोजन पत्तियां बनाती हैं उनका कैसे संवहन होता है एक भाग से दूसरे भाग में, ये सब चीज़ें चर्चा की गई हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि इस पहले पेज में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो इनमें क्या अंतर है? शाक झाड़ी, किस पौधे को आप शाक कहेंगे, किसको आप झाड़ी कहेंगे और किसको आप वृक्ष कहेंगे। वैसे इन तीनों में मेन अंतर होता है तने का, तने के कठोरपन का अंतर होता है। जैसे अगर तना बहुत नरम है तो वो शाक के अंतर्गत आएगा, और अगर कठोर है तो या तो झाड़ी होगा या तो वृक्ष होगा। इन दोनों में से किसी एक में जा सकता है। और दूसरी बात कि अगर उसका तना कठोर है और उसके साथ साथ उसमें जो उसकी शाखाएं अगर बहुत कम ऊंचाई से ही निकलना शुरू हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, उसमें अगर उसकी शाखा बहुत कम ऊंचाई से निकलना शुरू हो जाती है और ये तना कठोर भी है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, वो झाड़ी के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज़ कि उसकी जो ऊंचाई होगी पूरे पौधे की वो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी। वृक्ष क्या होता है, उसका तना बहुत कठोर होता है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और उसमें जो शाखाएं होती हैं वो एकदम जड़ के बगल से नहीं आती हैं, वो कुछ ऊंचाई से आती है। जैसे यहाँ से आ गई, इस तरह की तक शाखाएं आना शुरू होती हैं। तो शाक पौधे क्या है, जो जिनका जो तना होता है नरम होता है, झाड़ी का तना, और वृक्ष का तना कठोर होता है। शाक की लंबाई बहुत छोटी होती है, झाड़ी की लंबाई थोड़ा उससे बड़ी होती है, वृक्ष की लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है। झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर है कि इसमें जो शाखाएं होती हैं जड़ के करीब से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, और वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे इसी के बारे में चर्चा की गई है, शाक, झाड़ी और वृक्ष में। जैसे देखिए, ये आपका पहला जो पौधा है, ये एक फिगर दे रखा है जिसमें ये शाक है और ये देखिए ये झाड़ी है। इसका आप तना देख सकते हैं, काफ़ी पतला है, नरम भी है। और जो दूसरा पौधा है ये झाड़ी है, एकदम जड़ से ही इसकी जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, निकलना शुरू हो गई हैं, और ये बहुत मजबूत भी है इसका जो तना है, तो ये झाड़ी में आ जाएगा। और वृक्ष में देख लीजिए तो इसका तना काफ़ी मजबूत है और जो इसकी शाखाएं हैं काफ़ी ऊपर से निकली हुई हैं। तो इस पेज में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ कह रहा है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है। खैर उसी के बारे में बात कर रहा है जिसकी हमने बात किया। अब कुछ ऐसे भी तने होते हैं, जैसे हमने देखा कि जो शाक होता है, शाक का जो तना होता है काफ़ी नरम होता है और छोटा होता है, लेकिन उसके जो पौधे होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, खड़े होते हैं, वो ऐसे लेटे लेटे नहीं रहते हैं। तो अगर कोई पौधा हो जिसका तना कमज़ोर हो और साथ में वो ज़मीन पर लेटा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विसर्पी लता। जैसे आपने देखा होगा, जो ये जैसे ये यहाँ नाशपाती दे रखा है, तो नाशपाती का जो ये तना है, ये देखिए ये ज़मीन पर बिखरा हुआ है। आरोही लता क्या होती है, वे लताएं जो ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसे कोई पौधा हो गया, चाहे कोई दीवार हो गई, उस पर चढ़ जाती हैं, तो ऐसे पौधों को आरोही कहते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। कौन? जो विसर्पी लता होती हैं वो शाक, झाड़ी और पौधों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया हुआ है। जैसे ये दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये एक पौधा है, इस पौधे को इन्होंने क्या कर रखा है कि पानी में एक रंगीन पानी है
रंगीन पानी में पौधे को रख दिया है और कुछ देर बाद पौधे को बाहर निकालने के बाद उसकी जड़ों को, उसका जो तना है ऊपर से यहाँ कट कर दिए हैं। जब तना कट करते हैं तो उसका तना को देखने के बाद ऐसे लाल लाल पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए है कि जो तना होता है वो पानी का संवहन करता है ऊपर की तरफ। ये एक प्रूफ है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। पत्ती की अगर बात किया जाए कि पत्ती में कौन कौन से रूप होते हैं, तो पत्ती में एक तो तना होता है, तने से पत्ती लगी होती है, और उसके साथ साथ जो तने से जो इसका ये जो आधार होता है पत्ती का, जो तने से लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। और जो चौड़ा भाग होता है उसको हम पटल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा भाग पटल है, ये इतना हिस्सा पर्णवृंत है और ये हिस्सा क्या है, तना है। अब एक कंसेप्ट आता है कि सिरा क्या होती है। तो जब भी आप पत्ती देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक पत्ती बनाता हूँ, ये पत्ती है और इस पत्ती में जो ये संरचना होती है, इस तरह की आप संरचना देखते होंगे पत्ती में, जैसे पीपल का पत्ती ले लीजिए चाहे आम का ले लीजिए, तो इस तरह की संरचना देखने को मिलता है। तो ये जो पतली पतली जो रेखाएं होती हैं पत्ती पे, उसको हम लोग सिरा कहते हैं। तो ये क्या है, सिराएं हैं, ये सिराएं हैं। इसमें एक बीच में एक सिरा होती है, इसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा, ये मध्य सिरा होती है। और ये जो विन्यास होता है इसको हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। मतलब सिराएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पत्ती का एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिरा विन्यास। अब सिरा विन्यास पत्ती का दो तरह से हो सकता है। जैसे आप पीपल का पत्ती देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही रहता है, एक मध्य सिरा होगी, उसके चारों तरफ पत्ती पत्ती सिराएं आती रहती हैं। अब जैसे घास की अगर आप पत्ती देखें या आप केले की पत्ती देखें, तो उसमें एक लंबा सा ऐसे करके पत्ती होती है और वहाँ पर जितनी भी सिराएं होंगी उसमें कोई मध्य सिरा नहीं होती। आप देखेंगे कि इस तरह से सिराएं लंबे क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, इस तरह से। और ये जो सिराएं हैं आपस में एकदम एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। समान दूरी मतलब क्या हो गया, समांतर होती हैं। तो समांतर सिरा विन्यास इसको कहते हैं। तो ऐसा सिरा विन्यास जिसमें जो सिराएं हैं एक दूसरे से समान दूरी पर हों, तो उसको हम कहेंगे समांतर सिरा विन्यास। ये हो गया दो तरह का सिरा विन्यास, दो तरह का हो गया। जालिका रूपी, जो आप जैसे इसका केले क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता देख ले चाहे आम का पत्ता देख ले, तो ये हो गया आपका जालिका रूपी, जिसमें एक मध्य सिरा होगी और बाकी इसके चारों तरफ और बाकी सिराएं होंगी। तो ये हो गया समांतर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पत्तियों में सिरा विन्यास का एक फिगर दे रखा है। ये जालिका रूपी बना रखा है, ये मध्य सिरा है, इसके साथ साथ ये छोटी छोटी अन्य सिराएं हैं, और ये है आपका समांतर सिरा विन्यास। जैसे आप हल्दी का पौधा अगर आप देखें तो हल्दी का पौधा कुछ ऐसे ही होता है। उसमें देखिए ये ऐसे करके इस तरह से ये सिराएं एक दूसरे के समांतर लगी रहती हैं। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग कर रखा है कि आप क्या करें कि किसी पौधे को काट कर किसी पन्नी में बांध दें, तो आप देखेंगे कि पन्नी के अंदर पानी की कुछ बूंदें जम जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आखिर ये पानी आया कहाँ से। इससे इतना पता चलता है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब हो गया पानी का निष्कर्षण वाष्प के रूप में। तो जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो आलू होता है, आलू में जो खाद्य पदार्थ होता है वो मंड के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अब मंड का परीक्षण, मतलब मंड के रूप में ही पदार्थ जो भोज्य पदार्थ संचित है, इसके परीक्षण के लिए आपने क्या किया था, हमने आयोडीन का विलयन यूज किया था, उसके माध्यम से हमने चेक किया था। तो अगर ये चेक करें कि क्या ये जो मंड है क्या पत्तियों में भी पाया जाता है, तो जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ,
पत्तियों में भी मंड की उपस्थिति होती है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। अब हम लोग बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब पत्तियाँ, जो पौधे की पत्तियाँ हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। किसके किसके सहयोग से? जल चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पत्तियाँ जो भोजन बनाती हैं, है ना, और साथ में प्रकाश भी हो, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, जितनी भी पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, वो अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो ये आप याद रखिए कि जो भी भोजन पत्तियां बनाती हैं, पौधे के भिन्न भिन्न भागों में मंड के रूप में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जड़ों के बारे में, कि जड़ें क्या होती हैं, किस तरह की जड़ें होती हैं। तो जैसा आपने देखा था पत्तियों के बारे में कि दो तरह की पत्तियां हैं, एक तो आपका समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती और दूसरा जो जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्ती। इस पेज में हम लोग देखते हैं तो खास कुछ नहीं बताया गया है। इसमें मेन एक चीज़ है कि जड़ों को, जड़ें क्या करती हैं, पौधों को पकड़ के रखती हैं। इसीलिए मिट्टी में इन्हें पौधे का स्थिरक कहा जाता है। मतलब पौधे को रोक के रखती हैं, स्थिर की रहती हैं, इसलिए इनको स्थिरक कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जिन पौधों की जड़ें इस रूप में होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूसला जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ें इस रूप में होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। तो जैसे देखिए, जब जड़ आपको मिले और एक मूल जड़ हो, मध्य जड़, और उसके चारों तरफ बाकी जड़ें इस तरह से व्यवस्थित हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मूसला जड़। ये कौन सी जड़ है? मूसला जड़। और जैसे ये जड़ है आपकी, एक मध्य जड़ है मेन वाली, उसके साथ साथ किनारे किनारे बाकी जड़ें हैं। और दूसरी अगर जड़ हो जिसमें कोई मध्य जड़ ना हो, वो सीधे ही उसके जो टॉप पॉइंट है, मतलब मिट्टी के पास से ही जड़ें एकदम ऐसे निकलना शुरू हो जाए, उसमें कोई मध्य जड़ दिखे ही ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि झगड़ा जड़ है या रेशेदार जड़ है। जैसे रेशा लगा हुआ है, रेशे की तरह है, तो इसको हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। तो अगर आपको ये पता करना हो कि इस पौधे की जड़ झकड़ा जड़ है या मूसला जड़ है, तो क्या करेंगे इसके लिए आप? तो वैसे तो सिंपल देखें तो हमें पौधे को उखाड़ना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि किस किस तरह की जड़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पौधे की पत्ती को देखकर भी बता सकते हैं कि वो मूसला जड़ है कि झकड़ा जड़ है। तो एक को आप याद रख लीजिए, जैसे मूसला जड़, जो ये जो पत्ती है, मूसला जड़ में आप देख रहे हैं कि एक मध्य जड़ है और उसके बाद बाकी छोटी छोटी जो पार्श्व जड़ जिसको कहते हैं, जो पीछे से लगी हुई हैं, ये पार्श्व जड़ है। तो इस तरह से है। और इसकी पत्ती अगर देखा जाए, जो मूसला जड़ वाले पौधे की जो पत्ती होती है, तो वो कुछ ऐसे होती है। ये उसमें भी एक मध्य सिरा होती है और उसके साथ साथ छोटी छोटी सिराएं और भी लगी होती हैं, जैसे कि आपने पीपल की पत्ती में आपने देखा हो। तो इनमें लगभग एक समान दिख रहा है आपको कि जड़ में भी एक मध्य जड़ है और उसके साथ साथ बाकी छोटी छोटी पार्श्व जड़ उसके साथ लगी हुई हैं। पत्ती में भी क्या है? एक मध्य सिरा है और उसके साथ साथ जो सिराएं, छोटी छोटी सिराएं इसके साथ में लगी हुई हैं। तो यहाँ भी मध्य, यहाँ भी मध्य, यहाँ भी किनारे किनारे छोटी छोटी मतलब सिरा रूपी जड़ें हैं और यहाँ भी सिराएं हैं। तो ये दोनों सेम सेम दिख रही हैं। इसका मतलब कि अगर जिस पौधे की पत्ती जालिका रूपी होगी, मतलब एक जाल जैसी दिखेगी, उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी, क्योंकि जो दोनों सेम सेम है। और बाकी को आप बोल सकते हैं कि अगर वो पत्ती आपकी जालिका रूपी नहीं है तो सिंपल सी बात हो, कैसी होगी? समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती होगी, जैसा कि ये है। और समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती अगर मूसला जड़ नहीं हो सकती है तो क्या होगी? झकड़ा जड़ होगी, ठीक है, या रेशेदार जड़ होगी। ये हो गया। तो इसमें भी कोई मध्य, अब इसमें कैसे आप याद रखेंगे कि इस पत्ती में जो मूसला जड़ वाले पौधे की पत्ती है, अरे झकड़ा जड़ वाले पौधे की पत्ती, उसमें भी कोई मध्य सिरा नहीं थी पत्ती में, और यहाँ भी कोई मध्य जड़ नहीं है।
जो मेन जड़ हो उसके चारों तरफ बाकी जड़ हो, तो दोनों में समानता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पौधे की पत्ती जालिका रूपी हो तो उसकी जड़ कैसी होगी, तो मूसला जड़ होगी। और अगर किसी पौधे की पत्ती समांतर शिरा विन्यास वाली हो तो उसकी जड़ कैसी होगी, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होगी। तो ये चीज़ यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती हैं, सही बात है, ठीक है। और भोजन संश्लेषित करने के बाद पौधे के बाकी भागों में पहुंचाती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ क्या दिख रही है कि जैसे अगर कहें कि इसमें से कौन जड़ है, तो गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंद है, शलजम, टेपियोका, ये सब क्या है, जड़ है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसमें से तना कौन है या जड़ कौन सा है, तो आपको कम से कम एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुष्प के बारे में। तो फूल के कितने भाग होते हैं, अगर आप देखें, जैसे ये फूल दे रखा है इन्होंने, फूल को अगर आप शुरुआती दौर में देखें तो एक कली जैसा होता है शुरुआत में, हरा सा ऐसे पत्ती रहती है। देखिए, ये देखिए फूल में दिया हुआ ये पत्ती हरी सी रहेगी। और उसके बाद जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो उसमें लाल कलर की पत्तियां भी आने शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। तो पुष्प या कलिका एवं पुष्प, इसमें भाग क्या क्या है, जो ये हरी पत्ती होती है उसको हम लोग बाह्यदल कहते हैं। और जो ये गुलाबी कलर की जो पत्तियां जो दिख रही हैं उसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। तो ये हो गया बाह्यदल क्या है और पंखुड़ियाँ क्या है। हर एक पौधे में बाह्यदल की संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पर 4 बाह्यदल है, 1 2 3 4, और किसी में 6 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुष्प के अन्य भाग। अगर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट देखना चाहते हैं कि पुष्प में आखिर है क्या, तो उसके क्या करिए, बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए। जैसे कह रहा है पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। और जैसे ही आप हटाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 संरचनाएं दिखेंगी। जैसे आपने क्या किया, ये देखिए फूल दिया हुआ है पुष्प के भाग, जैसे आपने पंखुड़ियों को हटाया तो आपको अंदर से कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। तो ये जो हिस्सा है जो पीले पीले कलर का डंडी के समान है, वो आपका पुंकेसर है, जो पुरुष जो फूल का पुरुष भाग होता है। और उसमें एक हरी सी संरचना दिखेगी, थोड़ा सा बीच में ये उभरी हुई होती है यहाँ पर नीचे, इसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। तो पुष्प के 2 भाग हो गए, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। देखिए केंद्र में स्थित है, ये स्त्री केसर हो गया। अब पुंकेसर जो पुष्प का पुरुष भाग है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है कि पुष्प का पुरुष भाग क्या है, तो पुंकेसर है। पुष्प का स्त्री भाग क्या है, तो वो कौन सा है, स्त्री केसर है। पुंकेसर को अगर आप डिवाइड करें तो इसमें एक जो डंडी होती है उसको हम लोग तंतु बोलते हैं, और जो उसका ऊपरी सिरा होता है उसको हम लोग पराग कोष बोलते हैं। यहीं पर परागकण होते हैं जो बाद में निषेचन में भाग लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्त्री केसर के क्या भाग हैं। तो स्त्री केसर जैसे देख रहे हैं कि ऐसा ही रहता है, उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है उभरा सा होता है, उसमें बीजांड भरे होते हैं, तो उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। जैसे अंडा होता है तो उसमें अंडाशय है, और इसको कहते हैं वर्तिका। ये वर्तिका है जो डंडी नुमा संरचना है। वर्तिका के अगले भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तिका धन अग्र, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। वर्तिका धन अग्र बराबर वर्तिकाग्र। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बीजांड के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप क्या करें, अंडाशय को कट कर दें यहाँ से बीच से, ये हिस्सा अगर आप कट कर देंगे तो ये छोटी छोटी गोल गोल सी संरचना आपको दिखेंगी जो अंडाशय में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो यहाँ से केवल इतना ही, बीजांड क्या होता है, तो स्त्री केसर का भाग होता है। नेक्स्ट यह कह रहा है, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल,
कोई पुष्प दूसरे स्ट्रक्चर में होता है, कोई दूसरे स्ट्रक्चर में। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। बिल्कुल, जैसे किसी में बाह्य दल यानी कि जो हरी हरी जो पत्ती होती है शुरुआत में, वो किसी में 2 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में पंखुड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है, किसी में पुंकेसर, किसी किसी पौधे में मतलब एक ही पार्ट होता है, या तो केवल पुंकेसर होगा या तो केवल स्त्री केसर होगा, किसी में दोनों होता है। तो कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जैसे कुछ पौधे में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं, जिनको द्विलिंगी पौधे कहते हैं, और कुछ पौधे में केवल एक होता है, जिसको हम लोग एक लिंगी पौधे कहते हैं। एक लिंगी पौधे जैसे पपीता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था वनडे एग्ज़ाम के लिए उसको डिस्कस किया। तो ठीक है।